ठीक है, शॉर्ट में हम देख लेते हैं कल क्या क्या हमने हमने देखा था पहले, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा सब लोग भूल भूल भी गए होंगे थोड़ा। ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा था कल? कल हमने प्रोविजन से बेसिकली जाना था। प्रोविजंस किसका किसका जाना था? मैनुअल और मैकेनाइज्ड का जाना था। ठीक है, मैनुअल का और मैकेनाइज्ड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल में क्या था कि जो लूज मटेरियल से बना हुआ बेंच जो है, उसकी हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, और जो कोल की हाइट होगी वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। और जो हार्ड मटेरियल से बनी हुई बेंच रहेगी, उसकी हाइट 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, सब एक दूसरे का डबल है। तो लूज मटेरियल का जो बेंच हमारा बना हुआ रहता है, वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा मैनुअल के केस में। ठीक है, मैनुअल के केस में, मैनुअल ओपन कास्ट के केस में। और कोल का केस में 3 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, और हार्ड रॉक के कंडीशन में 6 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा। सब एक दूसरे के डबल है। 1.5 का डबल हो गया 3, 3 का डबल हो गया 6 मीटर। ठीक है, और हम इसका फिर विड्थ भी देख लेते हैं। विड्थ एक लाइन में है आंसर, विड्थ का आंसर एक लाइन में है। वो क्या है? वो ये है कि हाइट से कम नहीं होगा। जो विड्थ ऑफ द बेंच होगी, विड्थ ऑफ द बेंच हाइट से कम नहीं होगी, दैट इज इक्वल टू हाइट होगी। ठीक है, और ग्रेटर देन हाइट होगी, हाइट से बड़ी होगी। ठीक है, कम नहीं होगी। ठीक है, ग्रेटर देन एच। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का हमने देख लिया। हाइट भी देख लिया कि 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा। और ये तो लूज मटेरियल के केस में या फिर टॉप सॉइल के केस में था। नेक्स्ट था हमारा कोल के केस में 3 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा, और हार्ड स्ट्राटा के केस में 6 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका वन लाइनर आंसर है विड्थ का। अगर पूछा जाए कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में विड्थ ऑफ द बेंच क्या होगी, तो जो हाइट ऑफ द बेंच है उससे कभी भी कम नहीं होगी। बराबर हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जा रहा है कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस का जो लूज मटेरियल का केस में 1 मीटर उसका हाइट ऑफ द बेंच है, सपोज 1 मीटर उसका हाइट ऑफ द बेंच है, तो उसका विड्थ कितना होगा? 1 मीटर होगा या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 मीटर हो सकता है या उससे ज़्यादा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैनुअल ओपन कास्ट में कोयले की जो बेंच की हाइट है 2.5 मीटर है। ठीक है, तो उसका पूछा गया विड्थ कितना होगा। ठीक है, उसका पूछा गया कि विड्थ कितना होगा, तो विड्थ कितना हो जाएगा? उसका उसका विड्थ हो जाएगा 2.5 मीटर या उससे ज़्यादा। ठीक है, 2.5 मीटर या उससे ज़्यादा होगा, कम कभी नहीं होगा विड्थ। ठीक है। ठीक है, तो मैनुअल ओपन कास्ट के केस में क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा मैकेनाइज्ड के बारे में। मैकेनाइज्ड के बारे में देख लेते हैं। समअप कर रहे हैं। सब कुछ ये हो गई थी कल ही हो गई थी। मैकेनाइज्ड का केस में क्या था कि लूज मटेरियल का अगर केस है, तो लूज मटेरियल केस जो था हमारा वो क्या था कि जो हाइट ऑफ द बेंच होगी वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, मैकेनाइज्ड का केस है कि लूज मटेरियल या फिर टॉप सॉइल या एलुवियम। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर रहेगी, इन सब चीज़ों का बेंच अगर बना होगा तो हाइट जो होगा उसका 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कोल पर और स्ट्राटा। जो हार्ड स्ट्राटा है उसका केस क्या था? उसका उसका केस था कि वो रीचिंग हाइट या फिर डिगिंग हाइट, रीचिंग हाइट या डिगिंग हाइट से ज़्यादा नहीं होगी। फिर कल रीचिंग हाइट और डिगिंग हाइट को अच्छी तरीके से समझाया गया था। और विड्थ विड्थ का केस में क्या था? लूज मटेरियल के केस में विड्थ तो क्या था कि 3 टाइम से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कि यहाँ लूज मटेरियल का केस यहाँ लेके हमने समझाया है। यहाँ पे 3 मीटर अगर है तो 9 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, 9 मीटर से ज़्यादा बेंच की हाइट नहीं रखी जाएगी लूज मटेरियल के केस में। ठीक है, हाइट बोल रहा हूँ, विड्थ। विड्थ जो होगी वो 9 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी, डेट इज 3 टाइम्स ऑफ द बेंच हाइट इन केस ऑफ एलुवियम, टॉप सॉइल और लूज सॉइल। ठीक है, और कोयले के केस में क्या है? कोयले के केस में बेंच की हाइट, कोयले या हार्ड स्ट्राटा का केस में क्या है? बेंच का हाइट जो 3 टाइम्स ऑफ द डंपर लार्जेस्ट फ्लाइंग मशीन ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर एंड हाइट ऑफ द बेंच से कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हमने कल देख ली थी। ये रेगुलेशंस भी आपने पढ़ा होगा। 105 में तो आपका मैनुअल ओपन कास्ट माइंस है, 106 में आपका मैकेनाइज्ड है, 107 में आपका रिक्लामेशन है, 108 में आपका स्पॉइल डंप है। ठीक है, तो आज हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। डिफिनेशंस का खासा खासा ध्यान रखें। रेगुलेशन में जो जो डिफिनेशंस दिया हुआ होता है उसका आप खास ध्यान रखेंगे। ये एनसीएल की 2020 के माइनिंग सरदार के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या बोला गया है
एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन ए माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो पढ़े नहीं होंगे, डिफिनेशन पढ़े नहीं होंगे, वो डायरेक्टली मार देंगे यहाँ पर एक्सप्लोरेशन, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है एनी एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन ए माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड। ठीक है, ऑब्टेनिंग कोल का क्या होता है, वर्किंग होता है। ठीक है, जो कि हमारा रेगुलेशन का डिफिनेशन में दिया गया है वो वर्किंग होता है। लेकिन कोई अगर नहीं पढ़ेंगे डिफिनेशन और एग्जाम में आएगा तो आप एक्सप्लोरेशन पक्का मार खाएंगे। ठीक है, ये भी एनसीएल का ही क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइन। ठीक है, ये शायद 2020 का माइनिंग सरदार का ही क्वेश्चन है, तो विंज हो जाएगा। विंज आपकी मेटल माइन से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपकी क्रेस्ट हाई वॉल बॉक्स कट से ओपन कास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये तो हमने कर लिया था, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो दोनों ही कर लिया था। और जिनका जिनका अभी छूट रहा है वो टेंशन ना ले, वो आराम से इत्मीनान से क्लास करें। वो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि समझ में नहीं आ रही है, हमने पीछे से क्लास नहीं किया। अपलोड होगी, यूट्यूब में अपलोड होगी, समझ में सब कुछ आएगी और चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बताई जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन वगैरह, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जब अपलोड कीजिएगा उस समय आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, द हाइट ऑफ द बेंच इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसके बारे में क्वेश्चन को करेंगे। मुझे वॉइस नहीं आ रही है जिगर चौहान, टावर तो सही है। ठीक है, हाइट ऑफ द बेंच इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, तो ओपन कास्ट वर्किंग में मैकेनाइज्ड मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच के हाइट के रिगार्डिंग प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इन केस ऑफ लूज मटेरियल नॉट मोर देन 3 मीटर। ठीक है, हाइट के रिगार्डिंग थी तो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी, सही है। इन केस ऑफ हार्ड रॉक नॉट मोर देन रीच ऑफ एक्सकवेटिंग मशीन एंड डिगिंग हाइट। ठीक है, एक्सकवेटिंग मशीन से रीच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा अगर होगी तो क्या होगी, ओवरहैंग बन जाएगा, झूला बन जाएगा, आदमी उसके नीचे काम करेंगे या फिर मशीनरी चलेगी तो कभी भी गिर सकता है वो। ठीक है, और नेक्स्ट डिगिंग डिगिंग हाइट से अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, डिगिंग हाइट से ज़्यादा अगर होगी तो बेंच में टो छूट जाएगा। ठीक है, कल इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि अगर रीचिंग हाइट से ज़्यादा अगर रहेगी, हाइट ऑफ द बेंच इन ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, इन केस ऑफ लूज मटेरियल नॉट मोर देन 3 मीटर, इन केस ऑफ हार्ड रॉक नॉट मोर देन रीच ऑफ एक्सकवेटिंग मशीन एंड डिगिंग हाइट। ठीक है, डिगिंग हाइट के बारे में बता दिया गया आपको। और इन केस ऑफ कोल नॉट मोर देन रीच ऑफ एक्सकवेटिंग मशीन एंड डिगिंग हाइट। ठीक है, दोनों ही केस में सेम है। हार्ड रॉक का केस में भी वही है, नॉट मोर देन रीच ऑफ एक्सकवेटिंग मशीन एंड डिगिंग हाइट, और कोल का भी केस में सेम ही है, नॉट मोर देन रीच ऑफ एक्सकवेटिंग हाइट एंड डिगिंग हाइट। ठीक है, दोनों का ही सेम था, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो ऑल दी अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो सारी ही प्रोविजंस हाइट के बारे में हमारी क्लियर हो गई इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, रिगार्डिंग एलुवियल, रिगार्डिंग कोल एंड रिगार्डिंग हार्ड स्ट्राटा बेंचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कैन मेक चेंजेस इन हाइट एंड विड्थ ऑफ बेंचेस इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, जो हाइट जो हमने अभी प्रोविजनल के हिसाब से पढ़ा है, ठीक है, रेगुलेशंस के हिसाब से पढ़ा है, इसमें कुछ अगर चेंजेस करना है और अगर मैकेनाइज्ड माइंस है तो उसमें चेंजेस कौन कर सकता है। ठीक है, तो चेंजेस कर सकता है सीआईएम कर सकता है। ठीक है, रेगुलेशन में साफ साफ लिखी हुई है, चेंजेस कौन कर सकता है, सीआईएम कर सकता है। ठीक इसी जगह पे अगर लिखा होता कि जो हमारी ओपन कास्ट माइंस है वो मैनुअल है, ठीक है, मैनुअल है, तो आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, तो उस समय आंसर हो जाता है हमारा आरआईएम। ठीक है, उस समय आरआईएम आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, अगर हमारी जो माइंस है वो अगर मैनुअल होती तो हमारा आंसर आरआईएम हो जाता कि हु कैन मेक चेंजेस इन हाइट एंड विड्थ ऑफ बेंचेस इन मैनुअल ओपन कास्ट माइंस, तो आंसर हो जाता हमारा आरआई। चीफ इंस्पेक्टर, हाँ सही है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस आरआईएम। ठीक है, चीफ सीआईएम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है, आरआईएम रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक, ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस हाइट ऑफ बेंचेस फॉर लूज मटेरियल इज ये तो हमने पहले भी देख लिया, नॉट मोर देन 3 मीटर। ठीक है, नॉट मोर देन 3 मीटर, क्वेश्चन रिपीट हो रही है। हाँ, ये क्या है, ये कुछ नया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12,
in case of alluvial soil bench, in case of alluvial soil, what should be the width of bench if the mine is mechanized? ठीक है, तो ये रेगुलेशन 106 का सब रेगुलेशन 4 का क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है एलुवियल सॉइल के बारे में, जो हमने अभी तुरंत ही डिस्कस किया कि एलुवियल सॉइल का बेंच का हाइट अगर 2 मीटर है तो उसका विड्थ क्या होगा? उसका विड्थ हो जाएगा 6 या 6 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द बेंच हाइट। बेंच हाइट के 3 गुना से कम नहीं होगी। ठीक है, बेंच हाइट के 3 गुना से कम नहीं होगी। सही है। ये वाली आंसर है। ये खुद से एक बार बैठ के स्लाइड्स को चेकआउट कीजिएगा और उसे देखिएगा, स्लाइड्स के जरिए ही सब कुछ समझ में आ जाएगी। पिक्चर्स वगैरह सब तो है ही, बाकी क्वेश्चन का फॉर्म में सारे ही कॉन्सेप्ट को डिलीवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, इन एन ओपन कास्ट माइन स्लोप स्टेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन। ठीक है, स्लोप स्टेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन, ये तो पढ़ा ही नहीं है, रुको सपोज द हाइट ऑफ एलुवियम। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए इसको। सपोज द हाइट ऑफ एलुवियम सॉइल बेंच इन ए मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग इज 1 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द एलुवियम सॉइल बेंच का मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में 1 मीटर उसका हाइट है। देन व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ द बेंच? ठीक है, व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ द बेंच? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एल्यूवियम के केस में मैंने मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग 1.5 मीटर से ज़्यादा बेंच हाइट की नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना दिया गया? 1 मीटर दिया गया है। विड्थ पूछा क्या क्या होगा, तो 1 मीटर होगा या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमने अभी जस्ट डिस्कस की थी कि इन ए मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग in a manual open cast of mines the permission of by the permission of whom the height and width of the alluvium soil bench can be changed। तो ये रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होगी क्योंकि मैनुअल ओपन कास्ट का केस है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको कराई जा चुकी है। ठीक है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट का केस है यहाँ पे। ठीक है, इन ए मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन द हाइट ऑफ कोल बेंच इज 10 मीटर। ठीक है, कोल बेंच की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। और विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट प्लाइंग मशीन क्या है? प्लाइंग मशीन, लार्जेस्ट प्लाइंग मशीन क्या है? मान लीजिए कि वहाँ पे चल रहा है एक्सकवेटर, एक्सकवेटर चल रहा है आपका कौन सा, मान लीजिए एक्सकवेटर चला, हिटाची का एक्सकवेटर चल रहा है 500। ठीक है, तो यहाँ विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट प्लाइंग मशीन, तो लार्जेस्ट प्लाइंग मशीन क्या है बेंच के ऊपर? वहाँ पे एक्सकवेटर 500 हिटाची की होगी या वोल्वो की होगी। ठीक है, एक्सकवेटर मीन्स सॉवेल होगी वहाँ पे। तो उसकी विड्थ क्या दी गई है? उसकी विड्थ दी गई है यहाँ पे 12 मीटर। ठीक है, उसकी विड्थ दी गई है 12 मीटर और डंपर की विड्थ दी गई है 5 मीटर। तो उस हिसाब से आपको बताना है कि बेंच हाइट क्या होगी। ऑब्वियस सा बात है, जो इन तीनों में से ज़्यादा रहेगा वही होगी बेंच की हाइट। ये रेगुलेशन में कहा गया 106 में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, बेंच की हाइट 10 मीटर है। ठीक है, बेंच की हाइट 10 मीटर आई, उस हिसाब से बेंच हाइट के हिसाब से 10 मीटर और लार्जेस्ट फ्लाइंग मशीन के हिसाब से 12 प्लस 2 14 मीटर ही आ गई। ठीक है, 14 मीटर। और जो हमारी डंपर के हिसाब से कितना है? 3 टाइम्स ऑफ दी डंपर आएगी, तो 5 इंटू 3 दैट इज 15। ठीक है, तो 15 आ जाएगी हमारी आंसर। सबसे ज़्यादा क्या है? 15 मीटर है, तो 15 मीटर वुड बी दी आंसर। ठीक है, लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लार्जेस्ट फ्लाइंग मशीन का यूज़ कहाँ, मतलब कि किस केस में हम करेंगे। हमेशा तो डंपर 3 टाइम्स अगर रहेगा तो वही वही हमारा ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो ये हमारा यूज़ आता है बकेट व्हील एक्सकावेटर में। ठीक है, उसका जो बेंच रहता है, ऐसा बेंच हो गया और उसमें तो डंपर वगैरह चलता नहीं है, तो क्या रहता है वहाँ पे? बकेट व्हील एक्सकावेटर हो गया यहाँ पे, ये अपना बूम से यहाँ पर, और बड़ा सा बूम रहेगा, विशाल जाइगेंटिक मशीन है, और यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट रहता है। ठीक है, तो इस केस में हाइट तो इसकी लगभग 20 से 30 मीटर मानी जाती है कि इकोनॉमिकल रहती है बकेट व्हील एक्सकावेटर के केस में, लेकिन मशीन जाइगेंटिक है, तो उस केस में क्या होता है? विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग मशीन प्लस 2 मीटर आ जाता है। ठीक है, तो हर केस में ही हमारा रेगुलेशन वैलिड होता है, चाहे वो बकेट व्हील एक्सकावेटर हो, चाहे वो शॉवल डंपर कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो ड्रैग लाइन हो, कोई भी मशीनरी आ जाए, हर केस में ही हमारा रेगुलेशन वैलिड होता है। ठीक है,
17 में क्या बोला जा रहा है? बर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। बर्म के बारे में हमने नहीं पढ़ा, और आज हम बर्म के बारे में पढ़ेंगे। बेंचेस के बारे में पढ़ा, बर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। हॉल रोड के बारे में भी पढ़ेंगे, स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे आज। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ एलुवियल सॉइल बेंच इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग? ये मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग की है। इसमें हाइट मस्ट नॉट एक्सीड 1.5 मीटर एंड विड्थ नॉट लेस देन दी हाइट। सही है। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, कल क्रॉलर माउंटेड मशीन के बारे में डिस्कशन हो रही थी, और डिस्कशन के समय ही हमने आपको बताया था कि डीजीएमएस सर्कुलर में, ठीक है, डीजीएमएस सर्कुलर 976E में क्या लिखा गया है कि रैंप पर सिर्फ कौन सी मशीनरी चलेगी? क्रॉलर माउंटेड मशीनरी चलेगी। ठीक है, ये लिखा गया है। लेकिन ऐसी नहीं होती है, हमारे रैंप पर डंपर्स भी चलते हैं। ठीक है, डंपर्स भी चलते हैं, क्योंकि डंपर से चलेंगे तो फिर मशीन का माइंस का मटेरियल आउट कैसे जाएगा? लेकिन डीजे में सर्कुलर में लिखी गई। अगर एग्जाम में अगर आता है कि रैम्प इज मेड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन, अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो आपको क्रॉलर माउंटेड मारना होगा वहाँ। ठीक है, फील्ड एक्सपीरियंस हिसाब से मत वहाँ मारिएगा। बोथ आ जाएगा तो मत मार के चलाइएगा सी, बोथ एंड भी। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट माइंस हाइट ऑफ हार्ड ग्राउंड बेंच नॉट मोर देन 6 मीटर। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में हाइट ऑफ हार्ड ग्राउंड बेंच की जो हाइट होगी वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। सारे ही क्वेश्चंस यहाँ रेगुलेशन से, डीजीएमएस सर्कुलर से उधर से उठाए गए हैं, और साइड बुक से जो लिखा गया है। इसमें रेफरेंस ऐड नहीं किए गए हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल मैं अपने टीम को बोल के इसमें रेफरेंस ऐड करवा के आपको सुटेबली प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी द स्लोप ऑफ द बेंच इन केस ऑफ मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग? ये रेगुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेगुलेशन का क्वेश्चन है। किस 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 रेगुलेशन का है? ये रेगुलेशन 105 का है। ठीक है, रेगुलेशन 105 पे जाइएगा तो उसमें लिखा मिलेगा आपको, कहीं भी स्लोप का जिक्र नहीं है। ठीक है, मैकेनाइज्ड में कहीं भी स्लोप का जिक्र नहीं है कि कितना पर स्लोप करके बेंचेस को रखना है। रेगुलेशन में, मैकेनाइज्ड माइंस में कहीं भी स्लोप का जिक्र नहीं है कि कितना स्लोप में बेंचेस को स्लोप करके रखना है। लेकिन मैनुअल में जिक्र है, एलुवियम सॉइल के लिए है और कोल के लिए। ठीक है, कितना है जिक्र वहां दिया हुआ कि नॉट मोर देन 45 डिग्री। जो बेंच हमारी होगी, ये जो बेंच की स्लोप होगी, ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये जो बेंच की स्लोप होगी ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, नॉट मोर देन 45 डिग्री। किस केस में? कोल के केस में और एल्यूवियम सॉइल के केस में। कोल और एल्यूवियम सॉइल के केस में 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगी। किस तरह के माइंस में? मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में। मैकेनाइज्ड में कोई ऐसा रेगुलेशन दिया हुआ नहीं है कि 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, कोई स्लोप ही वहाँ पर मेंशन ही नहीं है, कोई स्लोप। इसीलिए हम लोग जब कैच बेंच रखते हैं तो उसको वर्टिकल टाइप से वो हाइट हमारी हो जाती है। नियर अबाउट अल्टीमेट स्लोप जो हमारा होता है, जब बाउंड्री का समय पहुंचता है तो वो नियर अबाउट 80 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, ये हो गया। विद इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द माइन नो ओपन कास्ट वर्किंग शुड बी मेड? ठीक है, बाउंड्री ऑफ द ओपन कास्ट वर्किंग से कितनी मीटर दूर हम अपना स्टॉप वर्किंग को स्टॉप कर दें। सपोज कीजिए ये हमारा बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारा बाउंड्री है, तो हम ओपन कास्ट वर्किंग कहाँ तक चलाएंगे? 7.5 मीटर तक तो नहीं चलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नहीं चलाएंगे। ये अगर 7.5 मीटर है तो हम 7.5 मीटर तक अपना वर्किंग को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अपना जो माइंस रहेगा यहाँ तक ही चलाएंगे। ठीक इसी तरह क्या होगा, जो अदर साइड का है वो भी क्या करेगा कि 7.5 मीटर, अगर मान लीजिए साइड बाय साइड ही माइंस है, तो यहाँ भी क्या होगा कि जो अदर साइड का वाला माइंस का प्रॉपर्टी, ये भी 7.5 मीटर छोड़ देगा। ठीक है, 7.5 मीटर ये भी छोड़ देगा। बाउंड्री है उसका, ये वाला जो रेड वाली है, ये आपकी बाउंड्री हो गई। तो माइंस ए अगर ये है और माइंस बी अगर ये है, तो माइंस ए भी 7.5 मीटर छोड़ देगा और माइंस बी भी 7.5 मीटर छोड़ देगा। तो लगभग कितना मीटर बच गया? यहाँ 15 मीटर का गैप आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी दोनों मतलब माइंस ए और माइंस बी के बीच में? 15 मीटर तो होगी ही होगी। ठीक है, ये किसका केस है? ये सेटल्ड बाउंड्री का केस है। जब बाउंड्री सेटल्ड है, जब डिफाइंड है बाउंड्री कि हाँ ये आपका रेड वाला जो यहाँ पे दिखाया गया, ये आपका डिफाइंड है कि हाँ यही वाला बाउंड्री है। लेकिन मान लीजिए कि जो माइंस बी है वो क्लेम करता है कि नहीं, ये बाउंड्री नहीं है, हमारी बाउंड्री तो ये है। ठीक है, वो क्लेम अगर करता है कि हमारी बाउंड्री ये नहीं है, ये वाली हमारी बाउंड्री नहीं है, हमारी बाउंड्री ये है, अब क्या करना होगा उस केस में? अब ये डिस्प्यूट का केस आ गया। ठीक है, सेटल्ड केस तो रहा नहीं। माइन ए बोलेगा कि नहीं हमारी बाउंड्री ये है, माइन बी बोलेगी नहीं ये हमारी बाउंड्री, ये बाउंड्री है ही नहीं, हमारी बाउंड्री तो ये है। तो डिस्प्यूट का केस अगर आ गया, तो डिस्प्यूट का केस आ जाने में क्या होगा कि माइंस ए वाले को अब क्या करना होगा कि यहीं से 7.5 मीटर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डिस्प्यूट वाला केस है, ये तो था नहीं बाउंड्री,
ठीक है, कौन जाने था कि नहीं, लेकिन अगर बी वाला अगर बोल रहा है कि ये हमारी बाउंड्री यहाँ तक, ठीक है, और ए वाला बोल रहा है नहीं यहाँ तक बाउंड्री तो यहाँ पे है, तो अब ए वाले को क्या करना होगा कि यहीं से 7.5 मीटर छोड़ना होगा डिस्प्यूट के केस में, जब तक कि फैसला ना आ जाए कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। ठीक है, कोर्ट में जब तक फैसला ना हो जाए, फाइनलाइज ना हो जाए कि हाँ बाउंड्री यही थी, तब तक ये डिस्प्यूट का केस रहेगा और 7.5 मीटर इसको यहीं से छोड़ना होगा। पूछ रहा है बी वाला कहाँ से लीव करेगा, सही क्वेश्चन है, बी वाला कहाँ से लीव करेगा। तो जब ए वाला बोल रहा है, जब बी वाला बोला, जब ये वाली बाउंड्री थी, तो ये बी थी, ये ए थी, ठीक है। हाँ, जब बी बोला यहाँ से छोड़ना है, तो ए क्या किया, यहाँ से 7.5 मीटर छोड़ दिया। ए वाला बोला यहाँ से, तो तो यहाँ से तो बी वाला यहाँ से छोड़ देगा 7.5 मीटर, ठीक है। जाहिर सी बात है, ए वाला जब यहाँ से बोल रहा था इसको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, बी वाला यहाँ से बोल रहा था ए यहाँ से छोड़ देगा, जब तक कि लॉ मतलब कि कोर्ट ऑफ लॉ में फैसला नहीं हो जाता। ठीक। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ओपन कास्ट में। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन जो अभी बताया गया आपको 7.5 मीटर ऐड कर दिए 15 मीटर हो जाता है, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट माइन। सेम केस होता है अंडरग्राउंड का केस में भी होता है। अंडरग्राउंड का केस में क्या है कि जो हमारा एक पिलर का डिस्टेंस छोड़ा जाता है, ठीक है, एक पिलर का डिस्टेंस छोड़ा जाता है, माइन ए है, माइन बी अगर इस साइड में है, तो दोनों एक पिलर डिस्टेंस छोड़ेगा, ठीक है। तो दोनों मिल के 1 मीटर एक पिलर का डिस्टेंस छोड़ते हैं, दैट इज हाफ पिलर का दोनों ही छोड़ेंगे, ठीक है, दोनों ही हाफ पिलर का डिस्टेंस छोड़ देते हैं। ये डिपेंड करती है आपकी फिर डेप्थ ऑफ द हाइट के ऊपर, और बैरियर के पास जब भी लेते हैं तो गैलरी का विड्थ हम लोग 4.8 मीटर ही लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से रेगुलेशन 111 के अनुसार आप देख लीजिएगा कितना अंडरग्राउंड में कितना हमें छोड़ना रहता है पिलर बाउंड्री के पास, ठीक है। वो जब अंडरग्राउंड में जाएंगे तो अच्छी तरीके से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में। स्लोप स्टेबिलिटी, स्लोप फेलियर, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी फेलियर आती है वो हम बोलते हैं प्लेनर फेलियर। से बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। प्लेनर प्लेनर फेलियर हम बोलते हैं इसे। किस वजह से आती है ये प्लेनर फेलियर? जो ये देखिए, ये बेंच है हमारी, ठीक है, अच्छी तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारी बेंच होगी, ठीक है, ये हमारी बेंच होगी। तो क्या होता है इसमें प्लेनर फेलियर में, इसमें टेंशन लीनियर टेंशन होता है, ठीक है, लीनियर टेंशन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, ठीक है। तो जब जब फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्रैक पैदा होगा, ठीक है, क्रैक पैदा होगी, स्लाइड होकर गिर जाएगा इस साइड, ठीक है। तो टेंशन इन दी अपोजिट डायरेक्शन, प्लेनर फेल्योर किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ टेंशन, ठीक है। टेंशन अगर अलग अलग डायरेक्शन में लगती है तो क्या होता है कि वहां पर एक लीनियर फेलियर जनरेट होता है, जिसके कारण से इस साइड का जो रॉक होता है वो गिर जाता है नीचे, और यहाँ पर क्रैक वगैरह पड़ता है, उसके बाद गिर जाता है नीचे। तो इस तरह के जो फेलियर होते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेनर फेलियर, ठीक है। जनरली हम जो फेलियर है यहाँ पर हम पढ़ेंगे टेंशन के वजह से जिस तरह से होते हैं। और इसका डीप कंसेप्ट के बारे में अंदर में जाने के लिए हमें उसके फीचर्स को जानना पड़ता है, क्योंकि जितने भी हमारे रॉक्स होते हैं, जैसे सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, स्लेट हो गया, जो भी रॉक आपके पास वहाँ पर मौजूद है आपके माइंस में, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, जो बिहेवियर रहेगा, जैसे कि उसका उसमें कौन सा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वाटर बियरिंग कैपेसिटी उसकी कैसी है, क्या वो एक एक्वीफर है, और क्या वो एक एक्वीफर नहीं है, ठीक है। जैसे कि सैंडस्टोन हमारा एक एक्वीफर है, ठीक है, तो वो पानी को अच्छी तरीके से टॉलरेट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसका काम है पानी को एब्जॉर्ब करके रखना, और जितनी जितनी तेजी से वो एब्जॉर्ब करता है उतनी तेजी से उसे डिस्चार्ज भी करता है, इसीलिए उसे एक्वीफर हम बोलते हैं, ठीक है। एक्वीफर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे थोड़ा इसके बाद में। तो और सेल हमारा क्या होता है? सेल हमारा होता है कि वो वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर का होता है। सेल क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेता है और उसे डिस्चार्ज नहीं करता है, ठीक है।
तो इसके कारण से क्या होता है कि ये जो सेल होता है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है, और कमजोर हो जाता है। इसलिए कभी भी हॉल रोड जब भी हम बनाएंगे तो सेल सेल को डंप करके नहीं बनाते हैं, ठीक है, कभी भी हॉल रोड जब बनाते हैं तो सेल का डंपिंग कर करके नहीं बनाते हैं। सेल क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और कचड़ा बन जाता है, ठीक है। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल का वो क्या है, द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल इज क्ले। क्ले है बेसिक कंस्टिट्यूएंट सैंड का, सैंड का बोलो, सेल का, ठीक है। और सैंडस्टोन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सैंड का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है सैंडस्टोन का सैंड है, ठीक है। तो सैंडस्टोन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो पानी को अलाउ भी करता है, स्टोर भी करता है, और जैसे ही मौका उसको मिलता है वो डिस्चार्ज भी कर देता है, ठीक है। तो हॉल रोड में हम सैंडस्टोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्ले का यूज नहीं कर सकते। क्ले क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेल कर जाता है और पूरा कदीला टाइप से बन जाएगा, डब्बर का टायर वगैरह फंसना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सैंडस्टोन हमारा एक एक्वीफर है, क्ले हमारा एक्वीफर नहीं है, ठीक है। और अगर अंडरग्राउंड माइंस में भी हमारा सेल रहता है तो हमें बहुत तरीके तकलीफें का सामना करना पड़ता है। जैसे रूफ में अगर सेल हमारा है तो वो क्या करती है कि जो अंडरग्राउंड माइंस में हमारी मॉइस्चर है उसको उसे एब्जॉर्ब करती है और डिपार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम सपोर्ट वगैरह जो भी लगा के रखते हैं तो वो ढीला पड़ जाता है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड की बात है, हम बाद में करेंगे, लेकिन इस समझाने का मकसद ये था कि सेल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो हम अगर अच्छा माइनिंग इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम अंडरग्राउंड के लिहाज से हो या फिर ओपन कास्ट के लिहाज से, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पता करें कि हमारा जो स्ट्राटा है जहाँ हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो किस किस तरह का स्ट्राटा है, सैंडस्टोन है, सेल है, स्लेट है, कुछ भी जो भी हो। तो उन सब के बिहेवियर के बारे में जानें, उसका वाटर बियरिंग कैपेसिटी कैसा है उसका, ठीक है, क्या वो एक्विफर नेचर का है, क्या उसमें जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस किस तरह की है, कितना स्ट्रेन वो सह सकता है। तो इससे हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि अंडरग्राउंड के लिहाज से क्या होगा, सपोर्टिंग किस तरह से करना है, ये तो हमें अच्छा तरीके से पता हमें चल जाएगा। उसका बिहेवियर क्या है इसके बारे में जान जाएंगे तो अच्छी तरीके से सेफली इन्वायरमेंट में हम अंडरग्राउंड माइंस को चला सकते हैं। सिमिलरली हम ओपन कास्ट के अगर केस में भी अगर ये सब के बारे में अगर हम अच्छी तरीके से जानकारी अगर रखते हैं तो क्या है कि हमें कितना लोड देना है बेंच के ऊपर। ओवरलोडिंग की वजह से जनरली हमारी टॉपलिंग की जो फेलियर होती है, टॉपलिंग फेलियर जो हमारा होता है वो ओवरलोडिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो टॉपलिंग का फेलियर हम ओवरलोडिंग की वजह से जो होता है उसे हम हटा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह का जो भी नेचर, मतलब कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, अगर जैसे कि सर्कुलर फेलियर कहाँ हमारा होता है, सर्कुलर फेलियर हमारा होता है जहाँ पर लूज टाइप से रॉक होता है, जैसे कि डंपिंग यार्ड में मोस्टली, ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि डंपिंग यार्ड में मोस्टली किस तरह का फेलियर होता है, तो वहां पर आप आंसर करेंगे सर्कुलर फेलियर होता है, ठीक है। डंपिंग यार्ड में आपका मोस्टली सर्कुलर फेलियर होता है, क्योंकि वहाँ लूजली रॉक्स को रखा जाता है और वो स्लाइड करती है, सर्कुलर के फॉर्म में स्लाइड करके गिर जाती है। टेंशन का हिसाब से अगर हम देखें तो टेंशन उस पर पड़ता है, मल्टीपल डायरेक्शन में पड़ता है टेंशन, क्योंकि वो रेडियली गिरती है, ठीक है, वो रेडियली गिरती है। इसका इसका टेंशन क्या होता है कि इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, सबको बारी बारी से जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट हिस्सा रहेगा, इसका टेंशन इस तरह रहेगा, ऐसा, इसका ऐसा, और इस तरफ से टेंशन पड़ते जाता है इस पर। तो टेंशन रॉक्स का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो कंप्रेसिव का हिसाब से तो मजबूत होता है, ठीक है। कंप्रेस अगर किसी भी रॉक को अगर हम कंप्रेस करते हैं, ये रॉक है, ठीक है, ये रॉक अगर है तो इसे अगर हम कंप्रेस करते हैं तो हमें बहुत ताकत लगेगा इसे तोड़ने में, ठीक है। अगर हम इसे कंप्रेस करके तोड़ना चाहते हैं, कंप्रेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, कंप्रेशन मतलब कि ऊपर से भी ताकत लगा रहे हैं, नीचे से भी ताकत लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्रेस हो रही है। तो अगर हम किसी भी रॉक को, ठीक है, किसी भी रॉक को अगर हम तोड़ना चाहेंगे कंप्रेशन फोर्स लगा के, कंप्रेसिव फोर्स लगा के, तो उसे बहुत ताकत लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। अगर वही हम टेंशन के हिसाब से तोड़ना चाहेंगे, टेंशन मीन्स इन दोनों को एरो चेंज कीजिए, ठीक है, इन दोनों को एरो चेंज करके हम क्या कर देंगे, खींचेंगे, ठीक है। टेंशन मतलब खिंचाओ, पकड़ के अगर खींचना शुरू कर दे इसको अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो हमें कंप्रेसिव फोर्स के हिसाब से 100% लग रहा था, 100% अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो मात्र हमें टेंशन में 10 से 15% ही फोर्स लगाना पड़ेगा और वो रॉक ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये रॉक का प्रॉपर्टी होता है कि वो कंप्रेसिव फोर्स में बहुत ताकतवर होता है लेकिन टेंशन फोर्स में कमजोर होता है। तो अगर जो हमारा स्ट्राटा होता है इसमें जनरली देखिए टेंशन की वजह से ही टूटती है, ठीक है, टेंशन की वजह से ही टूटती है ज्यादा करके। तो ये जो प्लेनर फेलियर जो हुआ है ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन पड़ा है, तो क्या हुआ यहाँ पर प्लेनर फेलियर हो गया और ये रॉक यहाँ से स्लाइड करके निकल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्लियर करते हैं।
कुछ कुछ समझ में आया होगा, सबके बारे में ही थोड़ा थोड़ा बता दिया हमने। टॉपलिंग के बारे में भी समझ लिया हमने, और प्लेनर फेलियर के बारे में, सर्कुलर फेलियर के बारे में, और जो जो आती है हम अभी देख लेते हैं उसको। ठीक है, वेज फेलियर भी है। ठीक है, तो टेंशन के हिसाब से जो हमने समझा प्लेनर के बारे में, ठीक है, सर्कुलर के बारे में भी समझा हमने। सर्कुलर के बारे में आपको 3D में यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये इजेक्ट होकर आउट हो गया। ठीक है, इजेक्ट होकर आउट हो गया। क्यों इजेक्ट होकर आउट हो गया? क्योंकि इसका जो टेंशन होगा इस डायरेक्शन में पड़ रहा था। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके बड़ा सा बनाते हैं। अब समझाते हैं टेंशन का डायरेक्शन। इसमें टेंशन का डायरेक्शन देखिए इसमें। ठीक है, ये देखिए इस डायरेक्शन में होगा, मल्टीपल डायरेक्शंस में होगा। रेडियल मतलब रेडियल की तरह मतलब निकला है तो मल्टीपल डायरेक्शन में होगा। इसका अपोजिट इधर, इधर टेंशन, इसका अपोजिट इधर टेंशन। ठीक है, तो टेंशन जो इसका है अपोजिट अपोजिट टेंशन में, और मल्टीपल टेंशंस के वजह से हमारा सर्कुलर फेलियर अकर होता है। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो टेंशंस के ऊपर ही आता है, इसलिए मैं ज़्यादा करके फोकस कर रहा हूँ टेंशंस के ऊपर। और वो जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के ऊपर, या फिर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक है उसके ऊपर क्वेश्चंस हाई लेवल में आते होंगे, लेकिन माइनिंग सदर और इसमें नहीं आते हैं, ओवरमैन में। इसमें जनरली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका टेंशंस के ऊपर होता है। ठीक है, तो जो टेंशन होता है वो हमने प्लेनर में देखा कि अपोजिट टेंशन हुए। यहाँ पर क्या हुआ, अपोजिट टेंशन है लेकिन मल्टीपल डायरेक्शन में। ठीक है, टेंशन का मतलब ही वो अपोजिट। ठीक है, जब जब हम टेंशन बोल दिए तो अपोजिट बोलने की हमें जरूरत नहीं। तो टेंशन इज इन, टेंशन का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और मल्टीपल टेंशन होता है हमारा सर्कुलर सर्कुलर फेलियर में। ठीक है, और सर्कुलर फेलियर हमारा कहाँ पर ज्यादा करके पाया जाता है? डंप यार्ड में पाया जाता है। ठीक है, डंप यार्ड में जो हमारा सबसे ज्यादा पाने जाने वाला फेलियर होता है वो होता है हमारा सर्कुलर फेलियर। वेज फेलियर कहाँ पे होता है और किस तरीके से होता है? ठीक है, वेज फेलियर होता है जब दो डिसकंटिन्यूटीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया, एक इस डायरेक्शन में था, ये बेंच है। ठीक है, ये वाली, ये 3D में भी फील आ रहा होगा आपको यहाँ से। इसको बड़ा करते हैं, इसी को फिगर बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाली हमारी बेंच है। ठीक है, और ये ऊपर वाली हमारी बेंच थी। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर क्या हुआ कि दो इंटरसेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज मिल गई। ठीक है, एक इस डायरेक्शन से मतलब कि डिसकंटिन्यूटीज थी, एक इस डायरेक्शन से डिसकंटिन्यूटीज थी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें टेंशन भी अपोजिट अपोजिट ही पड़ा है। टेंशन भी अपोजिट पड़ा है, इस तरह से टेंशन पड़ा है इसमें, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बोल रहा है। इसका टेंशन पड़ा है आपका इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में था और इस डायरेक्शन में था, तो ये इजेक्ट होकर आउट हो गया इसे, ट्रेंगुलर फॉर्म का तरह में इजेक्ट हो गया। ठीक है, तो वेज वेज फेलियर का अब इसका जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो जो वेज वेज फेलियर था, तो इसका क्या हुआ कि दो डिसकंटिन्यूटी, दो डायरेक्शन में इसकी जो टेंशन है वो कोलाइड हुई और ट्रायंगुलर फॉर्म में निकल गई। ठीक है, इट इज ड्यू टू इंटरसेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज मतलब क्या होता है? जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, जैसे कि क्रैक हो गया हमारा, ठीक है, फ्रैक्चर्स हो गया, ये डिसकंटिन्यूटीज है जो कि हमारी अगर स्ट्राटा में पाई जाएगी तो इस तरह की वेज फेलियर हमारी हैपन होती है। इसे हम ट्रायंगुलर फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, जो टेंशन के हिसाब से हमने वेज 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 फेलियर को देखा। और टॉपलिंग फेलियर कब होती है? जब टॉपलिंग फेलियर तभी होती है जब ओवरलोडिंग हो जाता है। ठीक है, जब ओवरलोडिंग हो जाएगा तब टॉपलिंग टॉपलिंग फेलियर होता है। अगर एच चल रहा है और बहुत ज़्यादा ओवरलोड है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा स्ट्राटा जो है, तो कॉलमनर स्ट्रक्चर बन के हमारा टॉपलिंग फेलियर होता है, इधर से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्लाइस की तरह, ब्रेड का जो स्लाइस होता है उस फॉर्म से निकलना शुरू हो जाता है। इसे हम देखते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होगा ज़्यादा। इसमें अभी थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चंस आएगा तो बहुत बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम रखिए कि ये ब्रेड का स्लाइस की तरह यहाँ से, इसे हम वर्टिकल फेलियर भी बोलते हैं या फिर टॉपलिंग भी बोलते हैं, इस तरह करके निकल जाता है। ठीक है, ये इस तरह करके वेज को एक बार और रिपीट कर दो सर। ठीक है, करता हूँ करता हूँ। ठीक है, ये स्लाइस की तरह निकल जाएगी यहाँ से, स्लाइस की तरह यहाँ से ये निकल जाएगी। डायग्राम थोड़ा देखते हैं स्लाइस का, इसका हम डायग्राम पीछे में हम हैंड हैंड वाला भी डाल, वेज एंड टॉपलिंग फेलियर फिर से बता। ठीक है ठीक है ठीक है, टॉपलिंग फेलियर आपको समझ में आएगी यहाँ से। एक सेकंड रुकिए, टॉपलिंग फेलियर को हम यहाँ से समझाते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम देखिए, ये हैंड वाला डायग्राम, ये समझ में आएगा। ठीक है, लीनियर फेलियर तो समझ में आ रहा होगा।
ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन हुई जिसकी वजह से हो गया, ठीक है। यहाँ पर टेंशन की वजह से यहाँ पर क्रैक यहाँ पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बोल रहे थे ट्रायंगुलर फेलियर, ठीक है। ट्रायंगुलर फेलियर देख लेते हैं। ट्रायंगुलर फेलियर या वेज फेलियर, ठीक है, दोनों ही एक है। क्वेश्चंस में आ भी चुका है, एमसीएल का, एनसीएल में ही आया, एनसीएल में भी आया, बीसीसीएल में भी, एनसीएल 2018 में और बीसीसीएल 2017 में, ठीक है। तो ये फेलियर देखिए, इसका जो टेंशन है, ये इस डायरेक्शन में टेंशन था, ये कटिंग डिसकंटिन्यूटीज के वजह वजह से टेंशन इसमें है ना पड़ती है। जब दो डिसकंटिन्यूटीज आपस में टकराती है, जैसे कि इधर से एक फॉल्ट चला गया और इधर से एक फॉल्ट आ गया, ठीक है, ये जब टकरा जाती है आपस में, तो ये इसको इजेक्ट आउट कर देती है, ठीक है। तो टेंशन इसमें किस किस डायरेक्शन में पड़ गया आपका, ये इस तरफ खींचेगी, ये इस तरफ खींचेगी, ठीक है, और इसका भी टेंशन इधर रहेगा और इसका टेंशन इधर रहेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, सीधा आ जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वेक्टर सम आपने पढ़ा होगा, तो रिजल्टेंट जो इसका होगा ये इस साइड में सीधा की तरफ आ जाएगा, तो ये इजेक्ट आउट हो जाएगा नीचे में। ये आपका बेंच है, ये बेंच का एंड है आपका, ठीक है, ये बेंच का एंड है। तो इसका जो टेंशन का डायरेक्शन था, इस साइड था, इस साइड था, जस्ट अपोजिट, टेंशन का मतलब ये उल्टा होता है, तो ये साइड था, इसका रिजल्टेंट सीधा आ गया, ठीक है, जो रिजल्टेंट था वो नीचे करके गिर गया। तो इसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर फेलियर या वेज फेलियर, ठीक है। ये आपने देखा। नेक्स्ट लास्ट, हाँ, कर्विलीनियर है, इसके बाद टॉपलिंग हम देखेंगे, ठीक है। कर्विलीनियर में क्या होता है, टेंशन पड़ती है, इसमें मल्टीपल डायरेक्शन में टेंशन है, इस साइड टेंशन, इस साइड टेंशन, इस साइड टेंशन, इधर में टेंशन, इधर में टेंशन, ठीक है। टेंशन का मतलब भी होता है उल्टा उल्टा फोर्स, ठीक है, टेंशन मतलब खिंचाव। तो इसके वजह से ये रेडियली निकल जाती है बाहर, ठीक है। तो इसे हम कर्विलीनियर फेलियर बोलते हैं या फिर सर्कुलर फेलियर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा फेलियर, टॉपलिंग फेलियर आप लोग पूछ रहे थे। टॉपलिंग फेलियर हम देख रहे हैं, ठीक है। टॉपलिंग फेलियर आप अच्छा से देखिए, ब्रेड का स्लाइस की तरह निकल जा रहा है, ठीक है, ब्रेड का स्लाइस की तरह निकल जा रहा है। रीजंस क्या है, ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग है। डिसकंटिन्यूस तो ऑब्वियस सा बात है, डिसकंटिन्यूटीज है। फेलियर का मेन रीजन तो होता है डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज भी है, प्लस अगर एच यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू ज़्यादा है, जो स्ट्राटा का प्रेशर है उसका रिस्पेक्ट से ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ता है, तो ओवरलोडिंग होता है बेंचेस पे, तो इस तरह की फेलियर अकर होती है, ठीक है। तो स्लाइस बन के ये निकलना शुरू हो जाता है इस साइड से, फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह की जो फेलियर हमारी होती है बेंच में, उसे हम बोलते हैं टॉपलिंग फेलियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है ओवरलोडिंग की वजह से, ये देखिए ओवरलोडिंग हो गई यहाँ से, तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के फेलियर को हम बोलते हैं टॉपलिंग फेलियर या फिर वर्टिकल। तो सारे ही बेंच फेलियर हमने हमने देख लिया, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन, ठीक है, एनसीएल जूनियर ओवरमैन का क्वेश्चन है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन डैश विथ इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर मतलब कि, पोर वाटर प्रेशर हमारा क्या होता है, मतलब जब हमारा कि जब रेनी सीजन हो या फिर किसी तरीके से पानी अगर चला जाता है स्ट्राटा में, तो ऑब्वियस सा बात है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो डाउन होता है, ठीक है, तो कमजोर होता है। तो कमजोर होता है इसका मतलब वो रिड्यूस कर गया, ठीक है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन, जिगर चौहान क्या क्वेश्चन पूछ रहा है,
ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन विथ इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर अगर बढ़ेगा हमारा, मतलब कि ग्राउंड वाटर का लेवल, ग्राउंड वाटर अगर मेरा बढ़ता है बेंच का, तो फिर क्या होगा हमारा उसमें जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा स्लोप का, वो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, कभी भी अगर वाटर अगर बढ़ता है हमारा स्लोप में, तो वो हमारा जो स्लोप होता है उसको, उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसे रिड्यूस ही करेगा। स्लोप फेलियर इज ए फेलियर ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अच्छा से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, स्लोप फेलियर इज ए फेलियर ऑफ, ठीक है, स्लोप फेलियर इज ए फेलियर ऑफ बेंचेस इन ओपन कास्ट माइन। मैक्सिमम बेंचेस अगर फेलियर कर रहे हैं, जैसे कि ये सारे बेंचेस हैं, ठीक है, ये सारे बेंचेस हैं, ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए कि दो बेंच में अगर फेलियर आ गया, इसमें फेलियर आ गया, इसमें फेलियर आ गया, ठीक है, तो भी क्या होगा, स्लो फेलियर कहलाएगा। ठीक है, तब भी स्लो फेलियर कहलाएगा। अगर मान लीजिए एक बेंच में स्लो फेलियर हुआ, ये वाला बेंच स्लो फेलियर कर गया, ये वाला जो बेंच था इसमें स्लो फेलियर अकर हुआ, ठीक है, इसमें स्लो फेलियर अकर हुआ, तो इसके वजह से भी मतलब कि उसको स्लो फेलियर कहेंगे हम। ठीक है, और फेलियर ऑफ हाई वॉल। हाई वॉल का मतलब कि जो हम कैच बेंच छोड़ते जा रहे थे, छोटा छोटा कैच बेंच किसे हम कहते हैं, जिसमें कि जो हमारा हाइट होता है, हाइट ऑफ द बेंच और विड्थ ऑफ द बेंच लगभग 30 से 35% होगा। डेट इज, अगर मेरा जो बेंच का हाइट है 10 मीटर है, और जो विड्थ ऑफ द बेंच हम छोड़ के रखे हैं वो 3, 3.5 मीटर, 4 मीटर अगर हम छोड़ कर रखे हैं, ये कब होता है, ये हमारा होता है जब हम बाउंड्री की तरफ मतलब पहुंच जाते हैं अपनी माइंड्स को लेके, तब हम स्टीपर, तो हमारा जो स्लोप होता है स्टीपर हो जाता है, उस केस में अल्टीमेट स्लोप हम बोलते हैं उसे। उस समय की जो बेंच होती है हमारी, उसे हम कैच बेंच कहते हैं। ठीक है, तो हाई वॉल उसी समय में बनती है। तो हाई वॉल के केस में फेलियर इन हाई वॉल, उसे भी स्लो फेलियर बोलेंगे। बेंचेस इन ओपन कास्ट माइंस, मतलब कोई भी 2 बेंच 3 बेंच फेल कर गया तो उसे भी स्लो फेलियर बोलेंगे। अगर एक बेंच भी फेल किया तब भी उसे हम स्लो फेलियर बोलेंगे। तो ऑल द अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग दी अबव स्टेटमेंट। ठीक है, स्लो फेलियर तीनों ही केस में हम उसे स्लो फेलियर ही कहेंगे। ठीक, बेंच फेलियर इज कॉज्ड बाय, ठीक है, पूछ रहा है यहाँ कि बेंच फेलियर कॉज्ड होता है किसके वजह से होता है। बेंच फेलियर जो कॉज्ड होता है किस किस के वजह से होता है, लीनियर टेंशन की वजह से होता है। जाहिर सी बात है, जो हमारा प्लेनर फेलियर था वो लीनियर टेंशन की वजह से ही था। ठीक है, टू टेंशन इन इंक्लाइन डायरेक्शन, ये हमारा वेज फेलियर है। टू टेंशन इन इंक्लाइन डायरेक्शन हमारा वेज फेलियर है। ठीक है, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन ये हमारा कर्विलिनियर फेलियर है। ठीक है, ओवरलोडिंग ऑफ द पिलर ये हमारा टॉपलिंग फेलियर है। ठीक है, इजेक्ट आउट होकर इसे निकल रहा, तो सारे ही तो हमारे यहाँ पर बेंच फेलियर ही है। ठीक है, सारे कॉज मतलब कॉज है यहाँ पे कि ओवरलोडिंग की वजह से भी बेंच फेलियर होगा, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन की वजह से भी बेंच फेलियर होगा, टू टेंशन इन इंक्लाइन डायरेक्शन भी रहेंगे तब भी बेंच फेलियर होगा। वेयर वी फॉलो हाई वॉल माइनिंग, अभी हाई वॉल माइनिंग के बारे में पूछ रहे हैं, वाह अच्छा बात है। अरे भाई, जो पढ़ाया जा रहा है वो अभी पढ़िए, उसमें कंसंट्रेट कीजिए। बोलने को नहीं मिल रहा था, चैट के द्वारा कुछ ना कुछ बोलना है, डिस्टर्ब करना है क्लास। कोई बात नहीं, चलिए सही है। जब आएंगे हम हाई वॉल माइनिंग में आएंगे, जैसे ही मेथड्स में आएंगे हम पढ़ेंगे उसे भी। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान। यहाँ बीच बीच फेलियर लिखा हुआ। बीच फेलियर यहाँ बेंच कर रही है, ठीक है, बेंच फेलियर होगा, BENCH, बेंच फेलियर। ठीक है, तो सारे ही आंसर इसमें सही है, सारे आंसर सही बोल रहे, ऑल दी अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेंच फेलियर कॉजेस। ए प्लेन फेलियर अकर्स ड्यू टू, ठीक है, प्लेन फेलियर अकर्स ड्यू टू, किसके वजह से प्लेन फेलियर अकर होता है, तो टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, टेंशन की वजह से, कंप्रेशन की वजह से तो नहीं होता। जो हमारा प्लेन प्लेन फेलियर होता है वो हमारा होता है टेंशन की वजह से। ठीक है, टेंशन की वजह से प्लेन फेलियर अकर होता है। सेकंड में क्या था, कंप्रेशन ओनली, उसकी वजह से नहीं होता। बहुत टेंशन एंड कंप्रेशन, उसकी वजह से भी नहीं होता। ये नोट्स में हमने आपके लिए लिखवा दिया है। ठीक है, कि 10 से 15% ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन फॉर ब्रेकिंग द रॉक। ठीक है, 10 से 15% कंप्रेशन के जरिए अगर आप तोड़ रहे हैं किसी भी रॉक को, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आप टेंशन के जरिए तोड़िएगा तो वही कंप्रेशन का 10 से 15% का जो फोर्स होगा उसी में आप उस रॉक को ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, कंप्रेसिव के हिसाब से रॉक बहुत पावरफुल होता है, लेकिन टेंशन उसमें अगर लगा दिए रॉक में तो वो टूट जाता है। ठीक है, टॉपलिंग अप ऑफ बेंचेस इज ड्यू टू, जाहिर सी बात है, बता चुका हूं आपको, ओवरलोडिंग ऑफ बेंचेस की वजह से। ठीक है, बेंचेस में अगर ओवरलोडिंग होगी तो टॉपलिंग ऑफ अप ऑफ बेंचेस होंगी। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन थी, लीनियर टेंशन, टेंशन एट टू डिफरेंट डायरेक्शन, टेंशन इन मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टॉपलिंग अप ऑफ बेंचेस।
To ensure safety in a very deep open cast coal mine and also at the external dumps, instrumentation is being done to record slope stability. ठीक है, क्वेश्चन अच्छी है। ठीक है, इसमें उसमें बोल रहा है कि अगर डीप ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है, डीप ओपन कास्ट, बहुत लोगों को डाउट होती है कि सर क्या एसएसआर स्लोप स्टेबिलिटी रडार, ठीक है, एसएसआर स्लोप स्टेबिलिटी रडार को हम सिर्फ डंप में यूज करते हैं? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बेंच स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है उसको, ताकि हम अच्छी तरीके से, हमें पहले ही एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो दो तीन घंटे पहले हमें एसएसआर हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि हाँ यहाँ स्लोप स्टेबिलिटी स्लोप इंस्टेबिलिटी होने वाली, तो वहां से मशीनरी वगैरह को हटा लेते हैं, अगर कुछ कर पाए तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर मशीनरी वगैरह हटा के हम अपने आप को जान माल का नुकसान को बचाते हैं। ठीक है, तो टू इंश्योर सेफ्टी इन ए वेरी डीप ओपन कास्ट कोल माइन एंड ऑल्सो एट द एक्सटर्नल डंप्स, ठीक है, एक्सटर्नल डंप्स या फिर कोई भी डंप है, ठीक है, डंप में इंस्ट्रूमेंटेशन जो यूज करते हैं टू टू इज बीइंग डन टू रिकॉर्ड स्लोप स्टेबिलिटी, तो वो हम करते हैं स्लोप स्टेबिलिटी रडार को, स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करती है। वो अगर जो हमारा वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, वो हमारी काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वो क्या करती है, कैसे वो कैसा होता है देखने में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आपका डीटीएच केबल होता है ना, वैसा ही कुछ होता है इसे देखने में। ठीक है, ये बेंच की तरफ लगा के रखते हैं हम उसे, और वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती है। ठीक है, और जो स्लोप होता है वहां पर एक पार्टिकुलर, या मतलब कि अगर हम मतलब मेन इसका प्रिंसिपल को बताता हूँ कि अगर पार्टिकुलर एक पॉइंट पर अगर हम देखते हैं, कंसिडर करके रखते हैं उसे हम, कि हाँ उसमें अगर थोड़ी सी भी अगर स्लाइड या फिर मतलब कि थोड़ी सी भी हलचल महसूस होती है, ठीक है, तो उसे हम तो ये रिकॉर्ड करता है, और थोड़ा सा भी अगर उसमें हलचल महसूस होता है तो ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, उस हिसाब से जो इसका देख रेख कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, जो इसके बारे में जो जिसका डिपार्टमेंट में आ रहा है एसएसआर, तो वो फिर देखेगा कि हाँ ये यहाँ पर कुछ होने वाला, स्लोप स्टेबिलिटी होने वाली, कुछ रेंजेस है उसकी, उस हिसाब से हम इसे काम में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करती है। और क्या बेंच एंड स्लोप दोनों के लिए सर, बेंच एंड स्लोप दोनों के लिए सर, मतलब एसएसआर बेंच एंड स्लोप, बेंच एंड स्लोप बोलना गलत है ना, बेंच में भी स्लोप होगा, डंप में भी स्लोप होगा, तो डंप बोलिए आप बेंचेस के लिए और डंप यार्ड के लिए। ठीक है, तो एसएसआर के बारे में हमने जान लिया, इसका प्रिंसिपल के बारे में जान लिया, इसका फिगर अगर होता है आगे पीछे तो देखता है। ठीक है, साइस्मोग्राफ क्या होता है? ठीक है, साइस्मोग्राफ क्या होता है, बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर साइस्मोग्राफ क्या होता है। साइस्मोग्राफ क्या करते हैं, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं ना, जब हम माइंस में ब्लास्ट करते हैं, तो वो क्या करती है कि वो हमारी मेजर करती है ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशन। ठीक है, ब्लास्ट से जो उत्पन्न हुई ग्राउंड वाइब्रेशन को उसे मेजर करती है। ठीक है, क्या मेजर करती है? साइस्मोग्राफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइस्मोग्राफ मतलब ब्लास्ट ठीक है, इंड्यूस्ड, ब्लास्ट की वजह से जो इंड्यूस्ड हुई वाइब्रेशन, ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। ठीक है, ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशन, ठीक है, जो ब्लास्ट की वजह से जो इंड्यूस्ड हुई, जो उत्पन्न हुई ग्राउंड वाइब्रेशन, उसे कौन मेजर करता है? साइस्मोग्राफ। ठीक है, जियोफोन्स क्या होता है? जियोफोन्स का हम यूज जनरली ड्रिलिंग के समय करते हैं। ठीक है, उससे उसे पता चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रीड आउट करता है, कितना डिस्टेंस पे गया है, जो हमारा रिग है, जो हमारा बोरिंग करते रहते हैं, कितना डिस्टेंस पे गया, तो उसको हम लोग यूज में लाते हैं उससे। और कभी कभी डायरेक्शंस का भी पता कर लेते हैं उससे, किस डायरेक्शन में हमारा रिग वगैरह जा रहा है। ठीक है, तो वो भी साइस्मिक वेव को रीड आउट करता है, जियोफोन्स। ठीक है, साइस्मोग्राफ तो समझ गए, ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशन को मेजर करता है। ठीक है, जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है उसे मेजर करता है, परमिसिबल लिमिट में रखता है। ठीक है, तो दोनों ही के बारे में जान लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बहुत सारी फेलियर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रायंगुलर और वेज फेलियर इज ड्यू टू, ट्रायंगुलर और वेज फेलियर इज ड्यू टू टेंशन एट डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, टेंशन एट डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से ट्रायंगुलर और वेज फेलियर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बार बार इसको डाला जा रहा है। ठीक है, इसको आप रट लें यहीं पे कि ट्रायंगुलर और वेज फेलियर जो होता है वो टेंशन एट डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से होता है। जब दो डिसकंटिन्यूटीज मीट करती है, ठीक है, दो डिसकंटिन्यूटीज एट एंगल पर मीट करती है, तब भी हमारा वेज फेलियर होता है। ठीक है, सर्कुलर फेलियर क्या है? टेंशन एट मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, कितना क्वेश्चन आएगा इसका? हाँ, एनसीआर का क्वेश्चन आ गया। ये क्या है? इन एन ओपन कास्ट कोल माइन बेंच फेलियर हैज अकर्ड। ठीक है बोल रहा है कि एक ओपन कास्ट कोल माइन है, वहां पर बेंच फेलियर अकर हुआ।
इन ट्रायंगुलर इन विच अ ट्रायंगुलर पोर्शन हैज कम आउट, ट्रायंगुलर पोर्शन कम आउट हुआ, तो किस टाइप का फेलियर था, वेज फेलियर था। ठीक है, दो डिसकंटिन्यूटीज के अलॉन्ग हुई, या फिर दो जो हमारी टेंशन थी डायरेक्शन पर हुई टेंशन, तो हमारा क्या होगा कि वेज फेलियर हुआ, जिसे हम ट्रायंगुलर फेलियर भी कहते हैं। एनसीएल 2018 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द मोड ऑफ स्लो फेलियर फॉर वेस्ट डंप। ठीक है, वेस्ट डंप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा फेलियर होता है, वहां पर सर्कुलर फेलियर होता है। ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है शायद। सर्कुलर फेलियर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, डंप में सर्कुलर फेलियर मोस्टली, मोस्टली लिखा गया है तो लाइक मोस्ट लाइकली टू हैपन, तो वो होता है वेस्ट डंप। ऐसा बात नहीं कि वहां पर हमारा प्लेन फेलियर नहीं हो सकता है। ठीक है, सर्कुलर फेलियर होगा वहां पे मोस्टली। kind of failure which causes a rock mass to slide along the two intersecting discontinuities। तो अलग अलग क्वेश्चन है पूछने के तरीके। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं पूछने के, जैसे एनसीएल ने पूछा अलग 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 तरीके से, और यहाँ भी अलग अलग तरीका है। बाकी आपको याद रखना है कि टेंशन का डायरेक्शन याद रखना। आपने यहाँ देख रहा आपने इन क्वेश्चंस का थ्रू देखा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे पूछे जाते हैं वो टेंशन के ऊपर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा लेवल है माइनस 1000 ओवरमैन का, उसमें टेंशन्स के ऊपर में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस को, तो टेंशन्स के ऊपर में ही क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाया गया है। फैक्टर इफेक्टिंग द हाइट ऑफ द ओपन कास्ट बेंचेस। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द ओपन कास्ट बेंचेस। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है हाइट ऑफ द ओपन कास्ट बेंचेस। ठीक है, तो यहाँ पर थिकनेस ऑफ द और डिपोजिट। अब जितना सीम का थिकनेस रहेगा वो तो रहेगा ही। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 मीटर का ही सीम का थिकनेस। ठीक है, तो 3 मीटर का हाइट का बेंच तो रखेंगे नहीं ना। ठीक है, तो वो अफेक्ट करेगी हाइट को। लेंथ ऑफ बूम दैट इज रीचिंग हाइट। ठीक है, बूम बोल रहा मतलब रीचिंग हाइट। ठीक है, तो रीचिंग हाइट जो होगी वो तो अफेक्ट करेगी। और नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ ओर ग्रेड। तो जो सीम की जो थिकनेस होती है वो हर जगह सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, हर जगह सेम नहीं हो सकती है, वो अलग अलग भी हो सकती है, वेरिएशंस रहेगी। तो जो वेरिएशंस होगी, यहाँ पर अगर 2 मीटर है या कुछ यहाँ पर अगर 2 मीटर है, कुछ बात जाके यहाँ पर पतली हो जाएगी, कहीं जाके मोटी हो जा रही है, तो उस हिसाब से फिर और का जो वेरिएशन रहेगा उस हिसाब से फिर हम करेंगे। तो सारे ही चीज़ें सही थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द ओपन कास्ट बेंच के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द विड्थ ऑफ द ओपन कास्ट बेंचेस। विड्थ का भी यहाँ पर दिया गया, तो विड्थ में भी क्या है हमारा कि जो हाइट ऑफ द बेंच के ऊपर, तो विड्थ हमारा डिपेंड करता है रेगुलेशंस के हिसाब से। आपने सबको ही देखा है। लोडिंग फैसिलिटी। ठीक है, लोडिंग फैसिलिटी के हिसाब से जो जो हमारा क्रॉलर माउंटेड है, ठीक है, मशीन जो है वो है ना, सो कितना विड्थ का है, उसके बाद फिर उसे स्पेसिंग चाहिए डंपर का खड़ा होने के लिए। ठीक है, साइड बाय साइड डंपर्स खड़े होंगे, इस साइड में, तो लोडिंग फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी हम विड्थ का कम बेसी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेचुटरी है उससे उससे तो कम होना नहीं चाहिए। ठीक है, और स्लोप स्टेबिलिटी के ऊपर भी। ठीक है, कोई स्लोप ऐसा है जो कि जिसका एंगल ऑफ रिपोज बहुत ही कम है। ठीक है, जिसका एंगल ऑफ रिपोज बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जो विड्थ ऑफ द बेंच है वो ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, विड्थ ऑफ द बेंच ज़्यादा रखेंगे, तो हमारा क्या होगा कि स्लोप स्टेबल रहेगा। ठीक है, विड्थ ऑफ द ज़्यादा रखेंगे जिसका मतलब कि वो थोड़ा स्लोप ज़्यादा रहेगा, तो स्लोप अगर ज़्यादा रख रहे हैं तो विड्थ हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों ही फैक्टर्स पे हमारा जो विड्थ ऑफ द ओपन कास्ट बेंच है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, क्वेश्चन का सेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बोरिंग बोरिंग लग रहा होगा। देखते हैं जल्द से जल्द कंसेप्ट शुरू करते हैं, कोई ना कोई। कितना सारा क्वेश्चन है, हाँ खत्म हो गया था। 2 क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ ना कुछ एक नया कंसेप्ट हम देखेंगे। ठीक है। स्लोप स्टेबिलिटी। ठीक है, स्लोप स्टेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन, स्लोप स्टेबिलिटी किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दिया गया है, स्लोप स्टेबिलिटी जो हमारी डिपेंड करती है यहाँ पर हमारा बार बार देखता रहता हूँ कि म्यूट तो नहीं हो गया। ठीक है, पीट स्लोप एंगल पर डिपेंड करती है। ठीक है, पीट स्लोप एंगल पर डिपेंड करती है, दैट इज पीट स्लोप एंगल किसे हम बोल रहे हैं, ओवरऑल स्लोप। ठीक है, पीट पीट का स्लोप एंगल बोला जाता है, पीट मतलब तो ओवरऑल ही हो गया। ठीक है, ओवरऑल स्लोप। ठीक है, पीट स्लोप भी बोलते हैं इसे। इस पर तो डिपेंड करेगी, अगर ज़्यादा ही स्टीपर अगर कर देंगे तो स्लोप हमारी अनस्टेबल हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। ठीक है, तो पीट स्लोप एंगल को हम स्टेबल रखेंगे। उसका देखेंगे किस तरह का स्ट्राटा है, उस हिसाब से उसका स्टेबिलिटी के मतलब उसकी उस हिसाब से रखेंगे, और विड्थ और हाइट को हम मेंटेन करते हुए चलते हैं तो वो सही रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ बेंचेस। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि सर नंबर ऑफ बेंचेस पर कैसे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेंचेस के लिए हम आपको समझाते हैं इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ बेंचेस के लिए मान के चलिए कि एक ओपन कास्ट माइन है जिसका डेप्थ कितना है अभी 60 मीटर। ठीक है, कितना डेप्थ है 60 मीटर।
हर बेंच का विड्थ कितना है, मान के चलते हैं 10-10 मीटर है, ठीक है, 10-10 मीटर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बेंच बन गई, 10-10 मीटर की 6 बेंच बन गई। अब यही यही 60 मीटर के लिए, यही 60 मीटर के लिए अगर हम 5-5 बेंच की 5-5 मीटर का बेंच अगर बनाएंगे तो कितना बेंच बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ 6 है, 12 बन जाएगा, ठीक है, 12 बेंचेस बन जाएंगे। अब जब 12 बेंच बनेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। समझ में आया आप लोगों कि स्लोप स्टेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन, पूछा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, स्लोप स्टेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन। तो फर्स्ट तो था पीट स्लोप एंगल, तो वो तो सबको ही समझ में आ गया कि हाँ पीट स्लोप एंगल को अगर हम स्टीपर रखेंगे तो हमारी अनस्टेबल हो जाएगी बेंचेस, अगर फ्लैटर रखेंगे तो स्टेबल रहेगी, ठीक है, सबको ही समझ में आता है ये चीज़ है। नंबर ऑफ बेंचेस में डाउट हो जाता है, ठीक है सर नंबर ऑफ बेंचेस में कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ बेंचेस को करने के लिए आपको जो डेप्थ है उसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी क्वांटिटी को कंपेयर कब कर सकते हैं, जब उसको फिक्स कीजिएगा, 60 मीटर आप यहाँ पर फिक्स कर दिए, ठीक है, अब कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, अब आप कंपेयर उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि आपने बेंच का हाइट कितना रखा, 10 मीटर करके रखा था, तो नंबर ऑफ बेंचेस आपके कितने हो गए, 6 हो गए। 5 मीटर करके रखा तो नंबर ऑफ बेंचेस आपके 12 हो गए, ठीक है, 12 जब होगा तो वो आपके स्टेबल हो गए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ये 12 आपके स्टेबल हो गए, ठीक है। हाइट हाइट अगर कम रखेंगे, कोई भी चीज़ का हाइट अगर कम हम कर देते हैं तो वो स्टेबल हो जाती है ना, शियर स्ट्रेस कम लगता है उस पर, ठीक है, शियर स्ट्रेस कम लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, शियर स्ट्रेस कम लगता है उस पर। हाइट अगर बढ़ाएं कोई भी चीज़, जैसे कि डंपर ही है हमारी, ठीक है, डंपर को एकदम ऐसा करके लंबा सा बना दिए, ठीक है, डाला उसका लंबा ऐसा करके बना दिए, ऊंचा ऊंचा कर दिए पूरा, ठीक है, ये अगर है ना जा रही है तो ये टॉपलिंग, तो ये तो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड अगर चलेगी तो ये क्या तो इसमें क्या होने की संभावना, ये टॉपल कर जाएगी, पलट जाएगी, अगर ज़्यादा इसका हाइट होगा तो ये पलट जाएगी, ठीक है, शियर स्ट्रेस इस पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ये पलट जाएगी। और वही इसके हाइट अगर हम कम कर देते हैं, इसका हाइट अगर हम कम कर देंगे कि शियर स्ट्रेस इस पर कम लगेगा, तो यह व्हीकल टॉपल नहीं करेगी। तो हाइट के अकॉर्डिंग हमने स्टेबिलिटी को भी जान लिया।